हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ इग्नू एमए साइकोलॉजी, आई वेलकम यू ऑल टू दिस सीरीज जहां पर हम एमपीसी 001 की यूनिट 1 के सेकंड पार्ट पर हैं। लास्ट वीडियो जो कि हमारा फर्स्ट वीडियो था इस पूरी सीरीज का, आपने जरूर देखा होगा और उसे देखने के बाद ही आप इस वीडियो को देखें तभी कुछ बेनिफिट है, क्योंकि मैं आज उस ठीक पार्ट से आगे का टॉपिक लेने वाली हूँ जो हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था। ये हमारी सेकंड क्लास है और ये इमेज मैंने जो आपके सामने ओपन की है यही हमारा लास्ट टॉपिक था जो कल हमने स्टडी किया था, राइट। तो आज हम इसके आगे से बात करेंगे। होमवर्क में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा वर्क दिया था, अगर आपको याद हो, कॉग्निशन की डेफिनेशन लिखने के लिए दी थी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी की डेफिनेशन लिखने के लिए दी थी, और ये भी कहा था कि आपको ये सभी पॉइंट्स जो है वो पढ़ के आने हैं, लर्न करने हैं, थोड़ा माइंड में फिक्स करने हैं कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी की डिफरेंट डोमेन्स क्या होती हैं। मैं क्विकली समझा देती हूँ कि हमने जो लास्ट वीडियो डिस्कस किया था उसमें कॉग्निटिव साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के बाद हमने ये समझा था कि जितनी डोमेन्स आपको यहाँ नजर आ रही हैं ये वो सब फील्ड्स हैं जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी से जुड़ी हुई हैं और इनकी फील्ड में कॉग्निटिव साइकोलॉजी वर्क करती है, राइट। आज हम आगे बढ़ेंगे। ये जो इसके पॉइंट्स हैं इन्हें क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, आप इनको एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा। सिंपल लैंग्वेज है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा था तो इसे समझने में कोई प्रॉब्लम आपको हुई नहीं होगी। और मैंने लास्ट वीडियो में ये कहा भी था कि इन सारे पॉइंट्स को आप पढ़ सकते हैं बुक से आसानी से, क्योंकि सिलेबस काफी वास्ट है, हम बहुत छोटा छोटा पॉइंट नहीं पकड़ के चल सकते। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूंगी कि वो सभी छोटे पॉइंट्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं उन पर मैं फोकस करती हुई चलूंगी। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अगर आपने साइकोलॉजी पहले कभी नहीं भी पढ़ी है तो इन क्लासेस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और हाँ, एक बात और जो मुझे आपको जरूर बतानी है कि आप हमारे ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट्स में भी मिल जाएगा। वहां से आप हमारे चैनल पे जुड़ जाइए, क्योंकि किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है ये पूरी गाइडेंस मैं आपको देने वाली हूँ। ऑलराइट, तो सही तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ने का मजा भी है, वरना कोई फायदा नहीं है। जस्ट डिग्री के लिए मत पढ़िए, कोई फायदा नहीं होता। साइकोलॉजी सब्जेक्ट वैसा नहीं है। आज जो हम कवर करेंगे वो रहेगा हमारा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ओके, ये हमारा मेजर टॉपिक है आज का, जिसमें हम पढ़ेंगे और काफी शुरुआत से करेंगे। अर्ली थॉट से स्टार्टिंग होगी। अभी यहाँ देखिए आप, अर्ली थॉट ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग पे फोकस इसलिए किया गया है क्योंकि लास्ट वीडियो में मैं थिंकिंग थिंकिंग करती रही, लेकिन थिंकिंग का कुछ शुरू नहीं कर पाई क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका था। और इस वीडियो को भी हम बहुत लंबा नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन तो मुझे बिगिनिंग में देना ही होता है चीजों के बारे में या फिर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो वीडियो ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत हमारा स्क्रैच हो जाता है। लेकिन मैं इसको बहुत लंबा नहीं खींचूंगी, क्योंकि जब वीडियो हमें दिखता है ना, हम चाहें तो इस पूरी यूनिट को 1 घंटे में भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन फिर वो देख के लगता है 1 घंटा हमें पूरा देना पड़ेगा। आप पार्ट्स में अपने कन्वीनियंस से वीडियो के थ्रू पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं आपको बता रही थी कि हम आज क्या क्या पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे थॉट्स के ऊपर, यानी थिंकिंग के ऊपर। अर्ली थॉट्स, ये अर्ली थॉट्स ऑन थिंकिंग है। ये आपको ये भी बताएगा कि आगे चल के कैसे साइकोलॉजी फिलॉसफी से अलग हुई और किस तरह से पहले जो थॉट्स थे थिंकिंग के ऊपर, जो थॉट्स थे वो कितने फिलोसॉफिकल थे और बाद में वो किस तरह से साइकोलॉजिकल होते चले गए और किस तरह से साइकोलॉजी का बर्थ हुआ। ओके, तो इंटरेस्टिंग रहेगा आज का क्लास। और उसके बाद हम ये सब चीजें रूनिजेंस पीरियड पढ़ेंगे, जो भी चीजें हैं 20th सेंचुरी पढ़ेंगे, और आज के टाइम में कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या है इस वीडियो में एटलीस्ट मैं वहां तक आपको लेके जाऊंगी। और उसके बाद मैं ये जरूर देखूंगी कि कितना टाइम मैं इस वीडियो में दे पा रही हूँ, उसी के हिसाब से हम आगे का पोर्शन भी कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरे ख्याल से अब सब लोग अपनी बुक के साथ रेडी होंगे। अगर बुक के साथ रेडी नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम यहाँ से बात करेंगे कि जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी की हिस्ट्री है वो क्या है। हम पहले ही जान चुके हैं कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी का जो एक बड़ा पोर्शन है वो इस चीज से डील करता है कि किस तरीके से नॉलेज जो है वो माइंड के थ्रू रिप्रेजेंट होती है। मतलब हमारा जो माइंड है उसमें कैसे हमारी नॉलेज रिप्रेजेंट होती है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब हो गया बहुत तरीकों से रिफ्लेक्ट होना। हमारे पास बहुत सारी नॉलेज तो होती है, पर उसे कितने क्रिएटिव वे में हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, कितना क्रिएटिव उस पर सोच सकते हैं, हमारा थॉट पैटर्न क्या है, हमारा थिंकिंग का प्रोसेस कैसा है, हमारी डिफरेंट मेंटल एक्टिविटीज कैसे पोजेस होती है, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो सब कुछ हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। यहाँ पे हम हिस्ट्री के पार्ट्स पढ़ेंगे। 3 मेजर पीरियड में डिवाइड किया गया है। देखिए ये भी बता रहे हैं। सबसे पहले हम ट्रेडिशनल आइडियाज की बात करेंगे जो बहुत अर्ली पीरियड की होगी, मतलब बिल्कुल शुरुआत की। अब उस शुरुआत को हम कहाँ से कहें, हम किसी एक पॉइंट पकड़ के तो नहीं कह सकते कि इस टाइम की बात हो रही है, तो हम उसको अर्ली थॉट्स कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरीके से रूनिजेंस का पीरियड जो था, ये रूनिजेंस का जो पीरियड है ये हमें लेके जाता है 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी की तरफ, और उसके बाद हम 20th सेंचुरी, और उसके बाद जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी आज अपने जिस फॉर्म में है उसके बारे में बात करता है। ठीक है, तो चलिए,
तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, आते हैं अर्ली थॉट्स पर। जब हम अर्ली थॉट्स की बात करते हैं तो दो तरीके के थॉट्स थे। अर्ली थॉट्स मतलब शुरुआत की ये बात हो रही है, दो तरीके के थॉट्स थे जिन्होंने डोमिनेट किया हुआ था फिलोसॉफिकल एरा को, जहां पर हम थिंकिंग को किस तरह से देखते थे। दो तरीके के थॉट्स थे। पहले तो ये कहा जाता था, एक हमारे पास था एम्पेरिसिस्ट और दूसरे थे हमारे पास नेटिविस्ट। ठीक है, नेटिविस्ट और एम्पेरिसिस्ट, इन दो नामों को आपको ध्यान रखना है। तो जब पूछा, समझने जाने लगा कि माइंड क्या है, कैसे चीजें वर्क करती है, माइंड की प्रोसेसिंग कैसे होती है, हम कैसे सोच पाते हैं, कैसे समझ पाते हैं, कैसे हमारे डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म होते हैं, जब इन पर सवाल उठने लगे अमंग द फिलोसोफर्स, तो दो ग्रुप्स बन गए, दो लोग बन गए, जो एक एम्पेरिसिस्ट कहलाते थे और एक नेटिविस्ट कहलाते थे। एम्पेरिसिस्ट का कहना था कि नॉलेज एक्सपीरियंस से आती है। ये मानते थे कि जो कुछ भी आपने अपनी लाइफ में चीजों को एक्वायर किया है, जिस भी एक्सपीरियंस के थ्रू आप गए हैं, वही आपको नॉलेज देते हैं, ऐसा इनका थॉट था। और जो नेटिविस्ट थे, उन्होंने कहा कि नॉलेज क्या है, इज बेस्ड ऑन इनेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रेन। ब्रेन की अपनी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो नॉलेज को जनरेट करना जानता है, नॉलेज के रिसोर्सेज खोजना जानता है। मतलब वो क्या कह रहे थे कि हम ब्रेन का जो प्रोसेसर है, यानी जो माइंड है, फंक्शनिंग है। देखिए, माइंड वर्ड यूज नहीं हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं वो माइंड को या फिर थॉट्स को अपने वर्ड्स के थ्रू रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर उनका ये कहना था कि ब्रेन की ये कैरेक्टरिस्टिक है। इस तरह से कहकर उन्होंने माइंड की एक पिक्चर को बनाया। अब हम आज माइंड वर्ड इसलिए यूज करें क्योंकि माइंड वर्ड बाद में क्रिएट किया गया। तो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से जब देखा गया तो ये दोनों ही केसेस जो थे प्रूव नहीं हो पाए और आर्गुमेंट चलता रहा। मतलब एम्पेरिसिस्ट और नेटिविस्ट के बीच में ये डिस्कशन चलता रहा, और इस तरीके से कि जो भी एंशिएंट फिलोसोफर थे, जितने भी अर्ली साइकोलॉजिस्ट थे, वो इस इशू में हमेशा फंसे रहे। दे ग्रैपल्ड विद द इशू। द फैसिनेशन विद नॉलेज कैन बी ट्रेस्ड टू द अर्लीस्ट राइटिंग। फिर शुरू और पुरानी चीजें जो भी हमारे पास पुराने स्क्रिप्चर्स रहे हैं, जिनके थ्रू भी हम इंफॉर्मेशन ले पाए हैं, वो थॉट और मेमोरी से भी एसोसिएटेड थे। थॉट और मेमोरी को भी फोकस करते थे कि माइंड इनसे भी कहीं ना कहीं जुड़ा है। और इजिप्टियन जितने भी हमारे साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये बिलीव किया कि नॉलेज वाज लोकलाइज्ड इन द हार्ट। लोकलाइज्ड इन द हार्ट मतलब जो हमारा साइकोलॉजी था, उसको उन्होंने कहा कि ये मन का विज्ञान है। अगर प्योर हिंदी में मैं बोलूं तो साइकोलॉजी को सबसे पहले मन का विज्ञान कहा जाने लगा। मन मतलब कॉन्शियसनेस, यानी कि जो भी हम रिफ्लेक्ट करते हैं, फीलिंग करते हैं। और इस तरीके से शुरुआत में जो ग्रेट फिलोसोफर एरिस्टोटल, बट नॉट बाय प्लेटो, हु हेल्ड द ब्रेन वाज द लोकस ऑफ नॉलेज। शुरुआत में इन्होंने कहा कि नॉलेज का लोकस है, लेकिन हम जो साइकोलॉजी है उसको मन का विज्ञान, या फिर हम कह सकते हैं कि हार्ट, यानी कहीं ना कहीं दिल से जोड़ा गया। साइकोलॉजी को पहले दिल से जोड़ा गया, पर उस समय तक साइकोलॉजी वर्ड नहीं इंट्रोड्यूस किया गया था, साइकोलॉजी को नहीं निकाला गया था एक तरीके से। तो जो कुछ भी थॉट्स निकल कर आ रहे थे, उन थॉट्स को दिल से जोड़ा जा रहा था, मतलब हमारे मन से जोड़ा था, हमारी फीलिंग से जोड़ा जा रहा था। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे यहाँ पे अर्ली थॉट्स हो जाते हैं कि थिंकिंग के ऊपर। अब रूनिजेंस एंड बियॉन्ड, अब रूनिजेंस का पीरियड आया। रूनिजेंस का पीरियड में क्या हुआ, कुछ रूनिजेंस फिलोसोफर्स थे, उन्होंने क्या कहा कि नॉलेज वाज लोकेटेड इन द ब्रेन। अब उन्होंने नॉलेज को ब्रेन का पार्ट कहा, मतलब नॉलेज ब्रेन में स्टोर होती है कहीं ना कहीं, तो मतलब ब्रेन को हमें स्टडी करना होगा, उन्होंने कहीं ना कहीं फोकस कर दिया। और इस तरीके से उन्होंने ये कहा कि ये जो नॉलेज है वो फिजिकल सेंस के थ्रू एक्वायर की जा सकती है, और कुछ डिवाइन सोर्सेज के थ्रू भी एक्वायर की जा सकती है। फिजिकल सेंसेस क्या हो गए, जो भी हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता है ना। ये 5 सेंस ऑर्गन्स जो हैं हमारे, इनके थ्रू हम नॉलेज को गेन करते हैं। और कुछ हमारे डिवाइन सोर्सेज भी होते हैं, जिसका मतलब क्या हो गया कि जो हम इंटेलेक्चुअली एक्वायर करते हैं, जो चीजें हम इंटेलेक्चुअली एक्वायर करते हैं, वो सारी चीजें हमारे डिवाइन सोर्सेज में आ जाती हैं। 18th सेंचुरी का फिर पीरियड आया, यहाँ से टाइम थोड़ा बदल गया। 18th सेंचुरी का पीरियड आया जब फिलोसॉफिक साइकोलॉजी वाज ब्रॉट टू द पॉइंट वेयर साइंटिफिक साइकोलॉजी कुड अज्यूम अ रोल। इस टाइम पर साइकोलॉजी जो थी वो, हम तो साइकोलॉजी वर्ड यूज करेंगे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, बट दैट वाज मोर फिलोसफी एट दैट टाइम। ये देखिए किस तरह के से यहाँ लिखा हुआ है, फिलोसॉफिक साइकोलॉजी। आपने कभी ऐसा टर्म नहीं सुना होगा कि फिलोसॉफिक साइकोलॉजी, मतलब क्या साइकोलॉजी साइकोलॉजिकल नहीं थी? तो क्योंकि उस पर फिलोसफी का इतना बड़ा इंप्रेशन था, और वो निकली भी फिलोसफी से है, तो इतना बड़ा इंप्रेशन था 18th सेंचुरी के टाइम पर, जब साइंटिफिक साइकोलॉजी कुड अज्यूम अ रोल। द ब्रिटिश एम्पेरिसिस्ट जॉर्ज बार्कले, और कई सारे नाम यहाँ पर दिए हैं,
जिन्होंने 3 टाइप से डिस्क्राइब किया। इंटरनल रिप्रेजेंटेशन इज ऑफ 3 टाइप। उन्होंने कहा कि जो आप जिस ब्रेन में इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं उसको 3 तरीके से इंटरनली रिप्रेजेंट किया जाएगा। कैसे? कुछ तो हमारे डायरेक्ट सेंसरी इवेंट्स हैं, कुछ हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो हम जो भी इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं, एक तो वो हमारे नॉलेज का सोर्स हो गए। दूसरा फेंट कॉपीज ऑफ परसेप्ट्स, ये काफी हद तक हमारे प्री कॉन्शियस से जुड़ा था, मतलब वो चीजें जो हम जानते होते हैं और वो फेड अवे हो जाती है, माइंड से थोड़ा भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ रहती हैं। और तीसरा इन्होंने कहा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दीज फेंट कॉपीज इन एसोसिएटेड थॉट, और जब ये ट्रांसफॉर्म होके बदल जाती हैं तो ये हमारे प्री कॉन्शियस से उठ के कॉन्शियस स्टेट में आ जाती हैं। तो इस तरीके से तीनों नोशंस को कॉग्निटिव साइकोलॉजी में नॉलेज की फॉर्म माना गया, नॉलेज की फॉर्म में, राइट। आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद 19th सेंचुरी आई। 19th सेंचुरी में काफी सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट आए जिनके आप नाम जानते हैं, सुनते हैं, है ना, आपने पढ़े हैं। लेट मी डू दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। 19th सेंचुरी में आप ऐसे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के यहाँ पे नाम देखेंगे जिनके आपने नाम सुना है। जैसे आप टिशनर का आपने नाम सुना है, विलियम जेम्स का आपने नाम सुना है, सर फ्रांसिस गैल्टन का नाम आपने सुना है, विलियम वुड का ऑफ कोर्स सुना है ना। हो सकता है इनमें से का नाम आपने ना सुने हो, मैं सबको फोकस नहीं कर रही हूँ, फिर तो आपने सभी सुन लिए। तो इन सब ने मिलके क्या करा, फिलोसफी को साइकोलॉजी से ब्रेक करना स्टार्ट किया, मतलब दोनों के बीच में एक गैप करना शुरू किया, दोनों को इंडिपेंडेंट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना और कहा कि ये दोनों डिसिप्लिन अपनी अपनी डायरेक्शन में चलने चाहिए। तो इस तरीके से बाय द लास्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी theories of the representation of knowledge were clearly dichotomous that emphasize the structure of mental representation। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये समझ लीजिए कि जब 19th सेंचुरी के हाफ में हम पहुंच गए, उस टाइम पर इन सब लोगों ने मिलकर फिलॉसफी और साइकोलॉजी को अलग किया, क्योंकि फिलॉसफी का बहुत रोल हो रहा था साइकोलॉजी में, उसका इंप्रेशन भी बहुत ज्यादा पड़ रहा था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, साइकोलॉजी के अपने प्रिंसिपल्स होने चाहिए, अपने थॉट्स होने चाहिए, कुछ अपने रूल्स होने चाहिए जिन पर अब वर्क करने की जरूरत है। और कुछ साइकोलॉजिस्ट जिनके भी हम बात करेंगे, अब बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो कौन थे। विलियम वुड थे, जिन्होंने साइकोलॉजी को एक अपनी शेप दी और अपना रूप दिया। तो इस टाइम पर आकर मेंटल रिप्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर बन चुकी थी साइकोलॉजी। शुरुआत हमने कहाँ से की थी? दिल से की थी, कि साइकोलॉजी जो थी वो दैट वाज मोर इनटू द हार्ट पार्ट। धीरे धीरे वो चेंज होती गई, मन का विज्ञान होती गई। उससे पहले सोल ऑफ साइंस भी रही है, साइकी और लोगस शुरुआत में, साइंस ऑफ सोल भी रही है साइकोलॉजी, उसके बाद मन में भी कन्वर्ट हुई है। क्योंकि हम यहाँ पे साइकोलॉजी की प्रॉपर हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम थिंकिंग पर और कॉग्निटिव एक्शंस पे फोकस करते हुए चल रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पर जो साइकोलॉजी का यूज किया था, मैं ये चीज आपको क्लियर कर दूं। हो सकता है आपको कहीं और मेरे ही वीडियोज में बाद में पढ़ने के बाद कहीं कंफ्यूजन ये ना हो जाए कि मैम ने तो पहले बताया था कि साइकोलॉजी साइकी एंड लोगस दो ग्रीक वर्ड से बनी है, जिसका मतलब होता है साइंस ऑफ सोल। तो सोल से स्टार्ट हुई थी, तो ये बीच में मन कहाँ से आ गया? ये मन उस रास्ते में पड़ा है जहां से सोल से जर्नी स्टार्ट हुई थी। साइकोलॉजी की जो जर्नी है वो सोल से स्टार्ट होती है। सबसे पहले साइकोलॉजी को साइंस ऑफ सोल कहा गया, उसके बाद वो मन का विज्ञान बनी, और धीरे धीरे करते करते आज वो बिहेवियर की फॉर्म में दिखने लगी है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में दिखने लगी है। तो साइकोलॉजी ने अपने बहुत सारे रूप बदले हैं। लेकिन एक चीज मैं फिर और बताते चलूं कि जब साइकोलॉजी साइंस ऑफ सोल थी, तब वो फिलॉसफी का पार्ट थी पूरी तरीके से। ओके, तो यहाँ पे हमने बात कर ली कि 19th सेंचुरी के हाफ में आते आते साइकोलॉजी, यानी आई एम सो सॉरी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी मेंटल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में नजर आने लगी। और इसके बाद इसी टाइम पर लगभग about the same time in America, James critically analyzed the new psychology that was developing in Germany। उस समय जर्मनी में जो साइकोलॉजी डेवलप हो रही थी, पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, 1 मार्कर का एग्जामिनेशन में आता है। मैं तो ये बोलूंगी कि आता ही नहीं है, क्योंकि ये तो इतना कॉमन क्वेश्चन है कि कहीं नहीं आता है, पर आपको पता होना चाहिए। इतना कॉमन है तो एटलीस्ट सबको पता होना चाहिए कि पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी जो है वो इन्होंने विलियम जेम्स ने स्टैब्लिश की थी, और इन्हीं की वजह से लिप्जिग जर्मनी में ये लैब स्टार्ट हुई, जहां से साइकोलॉजी को ऑफिशियल बर्थ कहलाता है। मतलब अब डॉक्यूमेंट में जो डेट ऑफ बर्थ है ना साइकोलॉजी की, वो 19 से स्टार्ट होती है, 1879 से, और वहां पे विलियम वुड का नाम आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अब हम बात करेंगे कॉग्निटिव साइकोलॉजी इन अर्ली 20th सेंचुरी। अर्ली 20th सेंचुरी में साइकोलॉजी हमें किस फॉर्म में नजर आती है? ठीक है, इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज टुक अ रेडिकल टर्न विद द एडवेंट ऑफ 20th सेंचुरी बिहेवियरिज्म एंड गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। अब क्योंकि साइकोलॉजी तो साइकोलॉजी बन चुकी थी, इट वाज नॉट फिलोसफी दैट टाइम, तो यहाँ से बिहेवियरिज्म आया,
और भी कई सारे इज्म आए। अब ये इज्म क्या होता है मैं कई बार वीडियोस में बताती हूँ, अगर आप मेरे वीडियोस को पहले देखते हैं नॉलेज वाले, तो मैं वहां पे एक चीज एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको। इज्म का मतलब होता है एरा, वो फेज, वो टाइम पीरियड, वो ड्यूरेशन जिसमें हम किसी पर्टिकुलर चीज की बात करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गांधीज्म। आपने सुना है ना, ये जरूर सुना होगा आपने, जिसे आप कहते हैं गांधीज्म। इसका मतलब क्या हुआ? आई एम सो सॉरी, गांधीज्म। ऑलराइट, तो गांधीज्म में हम क्या देखते हैं, जो गांधी जी का जो पीरियड था, मतलब जिस फेज में उन्होंने कुछ ऐसे रूल्स दिए, ऐसे थॉट्स दिए जिन पर वो बिलीव करते थे और हमने भी बिलीव किया है, तो वो गांधीज्म हो गया। तो इसी तरीके से इज्म जो भी होता है वो एक एरा और एक फेज को बताता है, जिससे हम जो है वो उस चीज को समझ पाते हैं। ओके, तो हम कहाँ पर थे? हम इज्म पे थे। तो बिहेवियरिज्म आया, गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी आया, बिहेवियरिस्ट आया। बिहेवियरिस्ट जो उस समय पर आए वो ह्यूमन और एनिमल साइकोलॉजी पर बहुत ज्यादा वर्क कर रहे थे, स्टिमुलस रिस्पॉन्स साइकोलॉजी पे वर्क कर रहे थे। ये सारी चीजें आपको आगे पढ़ने को मिलेंगी, तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें, इनको आपको और भी नोट्स में पढ़ने को मिलेंगी ये सारी चीजें। ये कौन थे बिहेवियरिज्म, कौन कौन थे बिहेवियरिस्ट, कौन थे? ये वो लोग थे जिन्होंने ये कहा कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी में अगर आप किसी पर्सन का बिहेवियर, किसी पर्सन को जानना चाहते हैं, तो आपको उसके बिहेवियर को समझना पड़ेगा। और बिहेवियर को भी कैसे समझेंगे आप? उसके रिस्पॉन्स के थ्रू। मैं कई बार ये बात कहती हूँ कि जब तक कोई पर्सन कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तब तक कोई भी पर्सन उसके बिहेवियर का जजमेंट कैसे करेगा? तो बिहेवियर जो है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, एसआर रिलेशनशिप जिसे हम कहते हैं। तो ये वही है कि जब किसी भी स्टिमुलस, यानी स्टिमुलस का मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल मैं इस पेन को देख के कुछ रिएक्ट करूं, राइट, तो ये स्टिमुलस हो गया। तो कोई भी ऐसी चीज, कोई भी सिचुएशन, कोई भी पर्सन, कोई भी बात जिसके टुवर्ड्स हम रिएक्शन देते हैं, वो स्टिमुलस कहलाता है। तो यहाँ इन्होंने स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप पे वर्क किया था। और डीपर में समझेंगे फिर हम किसी और वीडियो में, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि क्या है, और ज्यादा यहाँ पे भी हम नहीं बढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये कॉग्निटिव अर्ली 20th सेंचुरी में कॉग्निटिव साइकोलॉजी बिहेवियरिज्म और गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी के हवाले हो गई थी, और बहुत सारी चीजें जो है इसका फर्क उस पर आने लगा था। Psychological studies of mental processes as conceptualized in the late 19th century suddenly became unfashionable, displaced by behaviorism। और मेंटल ऑपरेशन और स्ट्रक्चर जैसे अटेंशन, कॉन्शियसनेस, मेमोरी, थिंकिंग, वो सारी चीजें 50 years के लिए they were led off to the behaviorist internal states were subsumed under the level of intervening variable। ये intervening variable क्या होते हैं ये भी आप पढ़ेंगे, अभी 6th पेपर में पढ़ेंगे, अपने 5th पेपर में पढ़ेंगे। दैट mediated the efforts of stimuli on responses that were neglecting the favor of making observation। ये कहानी जो यहाँ पे लिखी हुई है मैं समझा देती हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। जब ये एरा आई, बिहेवियरिज्म आया, गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी का पीरियड आया, तो इतने लंबे पीरियड के लिए इन कॉग्निटिव एबिलिटीज को साइड में कर दिया गया, इनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। और इंपॉर्टेंस किसको दी गई? जो नजर आ रहा है। कॉग्निटिव एबिलिटीज कैसे दिखती हैं? बिहेवियर के थ्रू दिखती हैं। आपका सोचना हमें कैसे दिखेगा? आपके एक्शन के थ्रू दिखेगा, राइट? या आपने कोई काम क्रिएटिव किया है, आपकी क्रिएटिविटी कैसे दिखेगी? जब आप उस काम को करेंगे। तो बिहेवियरिज्म यही कह रहा था कि भाई आप किसी के दिमाग के अंदर कैसे जा सकते हैं? आप उसे किसी आउटसाइड फोर्स की हेल्प से ही तो देखेंगे। और कहीं ना कहीं बात तो ये ठीक ही कह रहे थे। तो इस टाइम पे कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो थी अर्ली 20th सेंचुरी में, मेंटल एक्शंस पे फोकस ना होके वो हट गया था और वो बिहेवियर की तरफ चला गया था। और इनका ये कहना था कि जब कोई पर्सन रिस्पॉन्स देता है, उसकी हेल्प से हम उसका बिहेवियर जज करते हैं, और फिर कहीं जाके हम अपने कॉग्निटिव एक्शंस को जज कर पाते हैं जो हमें उसके बिहेवियर के थ्रू नजर आ रहे होते हैं। तो बात एकदम ठीक थी इनकी। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने 20th सेंचुरी में काफी बड़ा चेंज यहाँ पे देखने को मिला। फिर 1932 की यहाँ पे बात आती है। Some years before the cognitive revolution swept across psychology, learning psychologist Edward Tolman from the University of California, इन्होंने published purposive behavior in animal and man, और इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारी चीजें बिहेवियरिज्म को लेके क्रिएट हुई। यहाँ पे कॉग्निटिव मैप भी एक चीज आई थी। कॉग्निटिव मैप क्या होता है? जो कि टॉलमैन का एक एक्सपेरिमेंट आता है, कॉग्निटिव मैप से पर बेस्ड है, कि अगर हम अपने माइंड में कोई पिक्चराइजेशन कर लें तो हम किसी चीज को सॉल्व कर सकते हैं। और हम ऐसा करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि कई बार जो हमारे पास फ्री टाइम होता है तो हम अपने माइंड में बहुत सारा वर्क कर रहे होते हैं। ये हमारी कॉग्निटिव मैपिंग कहलाती है, जिसकी हेल्प से हम कुछ चीजों को मेंटली सॉल्व कर लेते हैं। और ना केवल हम ये सिर्फ फ्री टाइम के केस में करते हैं, बल्कि हम हमेशा करते हैं। आप किसी भी काम को करने वाले हैं तो आपका माइंड चलता है और एक मैपिंग आपके माइंड में होती है। कभी कभी वो बहुत क्विक हो सकती है और कभी वो बहुत सारा टाइम ले सकती है।
पर इसी चीज को टॉलमैन ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया था, जिसमें उन्होंने एनिमल्स के ऊपर अपना स्टिमुलस रिस्पॉन्स बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करते हुए कॉग्निटिव मैपिंग के बारे में बताया था। इसके अलावा 1932 में सर फ्रेडरिक बैलेट फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी रोट रिमेंबरिंग, in which he rejected the popular view that memory and forgetting can be studied by means of nonsense syllable। यहाँ पे कुछ मेमोरी रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, और ये कुछ एक्सपेरिमेंट है जो आपके प्रैक्टिकल का भी पार्ट है MPCL 007 का। ओके, तो वहां पर इन्होंने क्या बात करी थी, इन्होंने ये कहा था कि इन्होंने थॉट को डिस्कार्ड कर दिया था कि मेमोरी और फॉरगेटिंग को हम नॉनसेंस सिलेबल्स की हेल्प से यूज भी कर सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से काफी सारे बदलाव आए, और ये सब पोर्शन आपको थोड़ा सा इतना काम करना है कि पढ़ना है, पढ़ने से बात समझ में आ जाएगी। जो चीजें मोटी मोटी है वो आपको समझाती चल रही हूँ। आज कॉग्निटिव साइकोलॉजी किस फॉर्म में है, अगर आज हम बात करें तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी बहुत ही यूनिक फॉर्म में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म में है, और आज के एरा में कॉग्निटिव साइकोलॉजी की बहुत इंपॉर्टेंस है। इसका एक फॉर्म हम AI की फॉर्म में देखते हैं। 1950s interest again began to focus on attention, memory, pattern recognition, images, semantic organization, language processes, thinking and even consciousness। तो ये सारी चीजें जितनी आपको नजर आ रही हैं, ये 1950s के आते आते वापस से दोबारा से कॉग्निटिव साइकोलॉजी में इन चीजों की इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी, जो कि बिहेवियरिज्म के टाइम पे कम हो गई थी, या कह सकते बहुत कम हो गई थी। New journals and professional groups were founded at psychologists begin more and more to turn to cognitive psychology। अब कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या हो रही है, और ज्यादा क्लैरिटी के साथ आ रही है, और इसमें हम बहुत सारी चीजों को होते हुए देख भी रहे हैं। ओके, कुछ चीजों की हम यहाँ पे बात करेंगे कि बिहेवियरिज्म के फेलियर की वजह से, जो बिहेवियरिज्म में जो भी पॉइंट्स थे, जो भी चीजें थी, उनके फेल होने की वजह से भी ह्यूमन बिहेवियर को लैंग्वेज के केस में डाइवर्स नहीं माना गया। देयर वर सम टॉपिक्स इग्नोर्ड बाय द बिहेवियरिस्ट दैट सीम टू प्रोफाउंडली रिलेटेड टू ह्यूमन साइकोलॉजी। बहुत सारी, देखिए हर जो एरा आती है, हर जो समय आता है, फेज आता है, उसमें कुछ चीजें बहुत अच्छी निकल कर आती हैं, पर उसके हमेशा ड्रॉबैक्स भी होते हैं, और उनको कौन बताता है, उनके बाद आने वाली जो भी लोग उन पर वर्क करते हैं, उन चीजों पर रिसर्च करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें थी जैसे उन्होंने मेमोरी, अटेंशन, कॉन्शियसनेस, इन सारी चीजों को इंपॉर्टेंस नहीं दी थी, लेकिन ये मेंटल प्रोसेसेस में इंपॉर्टेंट कंसीडर किए जाते हैं। तो इस वजह से बिहेवियरिज्म का फेलियर कहने का मतलब यही हो गया कि बिहेवियरिज्म के एरा में जितने भी ड्रॉबैक्स निकले, उन्होंने आगे चल के आने वाले टाइम में कॉग्निटिव साइकोलॉजी की जड़ को मजबूत किया कि आप उन चीजों को नहीं मान रहे, लेकिन उन चीजों का रोल है, और ये साइंटिफिकली प्रूव करने के बाद किया गया। ऐसे नहीं कि कोई भी आके कह देगा तो हम बात को मान लेंगे। द एमरजेंस ऑफ कम्युनिकेशन थ्योरी, कम्युनिकेशन थ्योरीज निकल कर आई, जिन्होंने बहुत सारी चीजों पे वर्क किया, अटेंशन, साइबरनेटिक्स, इंफॉर्मेशन थ्योरी, और जिसकी वजह से कॉग्निटिव साइकोलॉजी में फिर स्कोप के कुछ एरियाज को सिग्निफिकेंस मिलने लगा। मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज को नई तरीके से देखने के लिए समझा जाने लगा। लैंग्वेज को भी एक वही ट्रेडिशनल वे में नहीं समझा जाएगा। लैंग्वेज हमने पढ़ा था कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट डोमेन है, तो उस लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दी जाने लगी कि आप किस तरीके से और नए तरीके से सीख सकते हैं, क्या क्या नए तरीके हो सकते हैं लैंग्वेज को। मेमोरी रिसर्च का मतलब क्या हुआ कि रिसर्च इन वर्बल लर्निंग एंड सिमेंटिक ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्बल लर्निंग क्या होती है, इसके लिए मैं आपको लेकर जाऊंगी चैप्टर नंबर 6 NCERT क्लास 11th। पढ़िएगा, वहां पे आपको काफी सारी चीजें लैंग्वेज से रिलेटेड और इन सब से रिलेटेड मिलेंगी। ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको करना जरूर है। अगर आप नहीं करेंगे ना तो ये ऐसा लगेगा कि क्या कोरी बकवास चल रही है। लिटरली आई एम यूजिंग दिस वर्ड बिकॉज अगर आप नहीं उसको डीपर पॉइंट्स पे जाके समझेंगे, तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो लोग साइकोलॉजी पहली बार पढ़ते हैं ना, वो ये इस सिलेबस को देख के उनका सर में दर्द होने लगता है कि ये कैसे हम शुरुआत करें। तो शुरू में आपको थोड़े एफर्ट करने, और इस वाले मॉड्यूल के लिए ज्यादा करने हैं। ये जो आपको MPC 001 का ब्लॉक 1 नजर आ रहा ना, ये थोड़ा ज्यादा ऐसा है, मैं खुद भी ये बात कह रही हूँ कि नए बच्चों के लिए ऐसा है कि उन्हें लगेगा ये किस दुनिया के बारे में बातें हो रही हैं। लेकिन अगर आपने अपने बेसिक्स NCERT से क्लियर कर लिए हैं, और कुछ नहीं करना है आपको, आप मेरे ही चैनल पर चले जाइए, प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्लास 11 की एक बार जो वीडियो की सीरीज है, थोड़ा टाइम निकालिए अलग से, इन वीडियोस के अलावा थोड़ा सा टाइम निकालिए और उनको बस एक बार सुनिए, सिर्फ सुनिए। मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में वीडियोस बनाए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, जिससे कि जो मैं बोल रही हूँ वो आपको समझ में आए, वो बहुत जरूरी है। ओके, तो क्लास 11 की NCERT तक आपको जाना है, और वहां से आपको ये सब चीजें समझ में आएंगी कि वर्बल लर्निंग क्या होती है, सिमेंटिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस है, मेमोरी में किस तरह से लैंग्वेज अपना रोल प्ले करती है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, तो ये सब आपको वहां पे समझनी पड़ेंगी। ठीक है, मेमोरी रिसर्च करी गई,
कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कंप्यूटर साइंस एंड अदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, ये सब क्या है? ये बताना ये चाह रहे हैं कि जिन चीजों को बिहेवियरिज्म के टाइम पर डिस्कार्ड कर दिया गया था, जिन चीजों को बिहेवियरिज्म के टाइम पर कहा गया था कि वो इंपॉर्टेंस नहीं रखती हैं, वो सारी चीजों को इन पर्टिकुलर आप देखिए, वो सारी चीजें हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसके अलावा मेमोरी, राइट, ये सब चीजें निकल के आ रही, कंप्यूटर साइंस, तो ये सब चीजें जो निकल के आ रही हैं, इनमें सब में वर्क किया गया और हर एक की फील्ड में जितना वर्क किया गया उससे पता चलता गया कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंस रखती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निकला कंप्यूटर साइंस और अदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस की फॉर्म में, ये तो मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि आप जानते ही हैं, राइट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की फॉर्म में हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या देखते हैं कि बहुत सारा ऐसा वर्क हुआ है। पियाजे की जो थ्योरी है, जीन पियाजे की जो थ्योरी है, जीन पियाजे ने एक थ्योरी दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, और वो ये कहते हैं कि जब बच्चा दुनिया में आता है तब से लेकर जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता है, उसके मानसिक रूप से उसका क्या विकास होता है, यानी मेंटली वो कैसे डेवलप होता है, इस पर उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी है। ठीक है, तो जब इस थ्योरी को समझेंगे तब तो कहीं जाके आप ये बात समझ पाएंगे कि जीन पियाजे कौन है। जीन पियाजे कौन है? जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अगर हमें समझना है और इनकी थ्योरी को हम समझ लें, बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। वो ये बताते हैं कि कैसे बच्चा 0 मंथ से 2 मंथ्स के बीच में मेंटली ग्रो करता है, वो कौन कौन से एक्शन परफॉर्म करता है, फिर उसके बाद जब वो आगे बढ़ता है, बच्चा और थोड़ा बड़ा होता है, फिर वो कौन से मेंटल एक्शन परफॉर्म करता है, कैसे ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है, कैसे हम बड़े होते जाते हैं और कैसे हमारा मेंटल डेवलपमेंट होता चला जाता है। तो जब भी मेंटल डेवलपमेंट की बात आएगी वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ होगा। आगे बढ़ा जाए, मेरे ख्याल से अब आगे बढ़ना चाहिए हमें, और यही हमारा लास्ट है। ये तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाली हूँ। हम थिंकिंग कि शायद हमारा वीडियो 30 मिनट्स का हो गया हो, मैं नहीं चाहती उससे बड़ा हम वीडियो करें। तो इस तरीके से जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा इसको एक बार समराइज कर लेते हैं कि बहुत सारे फेज हमारे सामने आए। हमने देखा कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी ने अपना फेज चेंज किया, बहुत सारे रूप बदले, कई बार स्विच होते होते किसी चीज को इंपॉर्टेंस मिली, किसी को नहीं मिली, लेकिन फिलहाल कॉग्निटिव साइकोलॉजी आज जिस फॉर्म में है उसका सबसे मॉडिफाइड फॉर्म हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फॉर्म में नजर आता है, न्यूरो साइंस की फॉर्म में नजर आता है, कंप्यूटर मेटाफर की फॉर्म में नजर आता है। ऑलराइट, तो ये जो पॉइंट है, ये जो हमारा है, इसको हम थर्ड पार्ट में कवर करेंगे। ये हमारा कुछ इस तरीके का है एमपीसी 001 कि यहाँ पे अगर हमारे किसी यूनिट के 2 से 3 भी पार्ट हो जाएंगे तो अभी चलेगा, लेकिन जब हमारे और दूसरे एमपीसी 023 आएगा तो वहां पर आप खुद ही देखिएगा कि एक एक यूनिट हमारी एक एक वीडियो में कवर हो जाएगी आराम से 30 to 40 मिनट्स में। तो बिल्कुल भी माइंड में प्रेशर मत लीजिएगा कि कैसे हम इतना सारा कवर करेंगे। टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड एवरीथिंग। और वीडियोस तो आपको मिल ही रहे हैं और कैसे लग रहे हैं प्लीज अपने कमेंट्स की थोड़ी सी बौछार कर दीजिए, मेरा भी दिल खुश हो जाएगा कि मुझे भी लगेगा कि जो भी मेहनत मैं कर रही हूँ वो आपके लिए काम आ रही है। ओके, तो ये हमारा जो लास्ट टॉपिक है, इसके साथ ही हम अपने यूनिट 1 को खत्म कर देंगे और थोड़ा सा ही पार्ट होगा नेक्स्ट वीडियो भी हमारा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, अगेन कुछ चीजों को रिपीट कर दूं कि बुक से पढ़िए, छोटी छोटी चीजें जो भी आपको डाउट लगता है वो आप कमेंट्स में बताइए, उनके लिए जो स्पेसिफिक वीडियोस होंगे वो मैं जरूर बनाऊंगी आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ऑलराइट, तो चलिए अब इसके साथ ही आज के इस वीडियो से मैं विदा लेती हूँ, आपसे मिलूंगी इसके थर्ड पार्ट में। और होमवर्क अभी रह गया है जो मैंने आपको दिया नहीं है, तो मैं उसको जाने से पहले आपको आज का होमवर्क देती जाऊं। होमवर्क में आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं, और नोट्स बनाने के लिए आपको क्या करना है, वापस आते हैं, आपको एक समरी बनानी है। यहाँ पे आपके होमवर्क है, तो हम कहाँ पर थे, अर्ली थॉट से हमने यहाँ से शुरुआत की थी आज के क्लास की। तो आपको ब्रीफ हिस्ट्री की एक समरी बनानी है। ठीक है, आपका होमवर्क क्या है मैं लिख देती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है छोटे बच्चों की तरह से होमवर्क लिखना। आपका होमवर्क है कि मेक नोट्स ऑन ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। इस टॉपिक पर समरी में आपको सिर्फ पॉइंटर्स बनाने हैं, एटलीस्ट मेक 20 पॉइंट्स अबाउट इट। मेक नोट्स ऑन समरी ऑफ हिस्ट्री ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ, ये पॉइंटर्स आपके बाद में काम आएंगे। ठीक है, ये आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ आज का। अगर आप ये 20 पॉइंट्स बना पाते हैं, एटलीस्ट 15 बना पाते हैं, 15 से लेके 20 पॉइंट्स में आपको अपनी पूरी बात को खत्म करना है। आपने क्या क्या मोटे मोटे पॉइंट समझे, अगर आप ये बना पाते हैं तो मतलब ये आपका टॉपिक तैयार हो गया। ओके, तो इस तरीके से हम की क्लास को आज सम करेंगे इस होमवर्क के साथ में। मैं तो क्लास एंड करने वाली थी, मुझे लास्ट में याद आ गया मुझे आपको होमवर्क भी देना है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिएगा। टेक केयर, बाय बाय।